गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो जनजातीय व्यक्तित्व या ट्राइबल पर्सनैलिटी पे। तो थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करिए। एक व्यक्तित्व है गंजन सिंह कोरकू। कौन से व्यक्तित्व है? गंजन सिंह कोरकू। अब देखिए आपने इन्हें कहाँ पढ़ा था? ठीक है, तो इन्हें कहाँ पढ़ा हमने? 1930 घोड़ा डोंगरी, ठीक है, जंगल सत्याग्रह। जब हमने आपको मध्य प्रदेश में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाया था तब हमने ये चीज़ बताई थी आपको कि मध्य प्रदेश में कुछ जंगल सत्याग्रह हुए हैं। और ये जो जंगल सत्याग्रह थे, जैसे एक था आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो टुरिया का जो जंगल सत्याग्रह था कहाँ का? टुरिया। तो टुरिया बेसिकली कहाँ है? शिवनी में है। तो ये एक जंगल सत्याग्रह है, ठीक है। एक आपका घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है। तो ये घोड़ा डोंगरी कहाँ हो रहा है आपका? घोड़ा डोंगरी तहसील है बैतूल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। और इसमें जो नेतृत्व करता है गंजन सिंह कोरकू हैं, और इनके साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वंजारी सिंह कोरकू। कौन से व्यक्तित्व हैं? वंजारी सिंह कोरकू, ठीक है। ये दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से टुरिया जंगल सत्याग्रह में दुर्गा शंकर मेहता और एक व्यक्ति है मूका लोहार, ठीक है। ये ऑलरेडी प्री के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो जब दुर्गा शंकर मेहता नहीं था ऑप्शन में तो मूका लोहार इसका आंसर था। आपके लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये। अब रीजन क्या है इनके पीछे कि क्यों हुए ये सत्याग्रह? तो इनके अगर आप रीजन देखें तो मेन रीजन क्या था? ठीक है, तो जो फॉरेस्ट लॉ थे, यानी कि जंगल कानून, तो जंगल कानूनों का उल्लंघन, किसका उल्लंघन है? तो वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। उसके भी पीछे कारण देखें तो उस समय गांधी जी 1930 में कौन सा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में, अब चूंकि मध्य प्रदेश में तो नमक कानून तोड़ के नमक बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश कैसा स्टेट है? लैंडलॉक्ड है, यानी भू आविष्टित राज्य है। लैंडलॉक का अर्थ सब जानते हैं क्या होता है? और भूमि से तो सब घिरे होते हैं। ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी इंटरनेशनल बाउंड्री या समुद्री सीमा से नहीं घिरी होती है वो लैंडलॉक्ड कहलाते हैं, यानी भू आविष्टित क्षेत्र कहलाते हैं। कैसे स्टेट होते हैं? ऐसे राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी समुद्री एरिया से कनेक्ट होते हैं, वो लैंडलॉक्ड कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश चूंकि लैंडलॉक्ड है, और सीधे बोले तो मध्य प्रदेश में नमक बनाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। पहले चाहिए तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन। समुद्री तट होगा तो नमक बनेगा। तो अब मध्य प्रदेश में नमक कानून का उल्लंघन तो किया नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट शुरू से ही ज्यादा है, तो इन्होंने जंगल की घास काटकर फॉरेस्ट लॉ का वायलेशन किया और क्या शुरू कर दिया? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को फेवर करने के लिए घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में किसके द्वारा? गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। और इनके साथ थे बंजारी सिंह कोरकू। इसी तरीके से टुरिया जंगल सत्याग्रह शुरू किया दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार ने। और टुरिया जंगल सत्याग्रह जो है वो क्या है आपका? शिवनी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हमारी जो पहली ट्राइबल पर्सनैलिटी है वो है आपके गंजन सिंह कोरकू, जिन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए, एक तो ये गांधीवादी विचारक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में ठीक है, छतरपुर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, छतरपुर विलेज है ये। तो घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के कहाँ पर? छतरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और गांधी जी के आह्वान पर ही क्या किया गया? गांधी जी ने जब इन्हें बोला तो 1930 में इन्होंने जंगल सत्याग्रह जो है वो शुरू किया, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया।
1930 में अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर 500 रुपीस का प्राइज या इनाम भी घोषित किया और 1963 में गंजन सिंह कोरकू की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता कि इनाम कितने का घोषित किया, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। अच्छा, ये जंगल सत्याग्रह आपके मेंस में पूछा जा चुका है, तो कैसे लिखोगे? 1930 घोड़ा डोंगरी बैतूल रीजन, रीजन क्या था? ठीक है, जंगल कानूनों का उल्लंघन, तो वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। और फिर लीडरशिप किसके द्वारा है? तो गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। और क्या करेंगे ये लोग? तो जो भी जंगल में घास वगैरह है, जंगल के कानूनों का उल्लंघन करके किस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये समर्थन देंगे। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी। ठीक है, और 1963 में जाके इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, बैतूल का जंगल सत्याग्रह को घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा है बैतूल वाला? क्योंकि घोड़ा डोंगरी ब्लॉक है इनका, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह या बैतूल जंगल सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा था वही चीज है। और इन्हीं के एक साथी थे बंजारी सिंह कोरकू, इन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कभी, गंजन सिंह कोरकू अगर ना हो ऑप्शन में और पूछा जाए घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता, तो गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू थे। इसी के पैरेलल में हमने और कौन सा जंगल सत्याग्रह बताया? टुरिया। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ है? तो टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी। अब सिवनी, ठीक है, तो सिवनी में है। अब यहाँ कौन थे? तो दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार, ये लोग यहाँ पर थे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी पे आ जाते हैं, राजा शंकर शाह। अब देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ा शंकर शाह के बारे में वो क्या पढ़ा था, याद करिए। रानी दुर्गावती के वंशज थे ये। ठीक है, शंकर शाह और शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह थे। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कविता पढ़ी थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने जबलपुर में क्या किया था? तोप के मुंह से लगाकर उड़ा दिया था। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन्हें तोप के मुंह पे लगा के कब उड़ाया गया? तो 18 सितंबर 1857 को। फिर इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? ठीक है, तो जबलपुर में थे उस समय ये, इनको आपको ध्यान रखना है। तो गढ़मंडला के अंतिम गोंड राजा शंकर शाह का जन्म 1783 में हुआ। इनके पिता थे सुमेर शाह। किसके पिता थे? शंकर शाह के पिता सुमेर शाह। इसको आप ऐसे भी क्रोनोलॉजी अगर बनाना चाहें इनकी, तो पहले कौन है? सुमेर शाह, शंकर शाह, फिर इनके बेटे रघुनाथ शाह। ठीक है, और इन दोनों लोगों को क्या किया गया? तो 18 सितंबर 1857 को तोप के मुंह से लगाकर उड़ा दिया गया था। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये हैं आपके शंकर शाह, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या है? ये गढ़मंडला के अंतिम गोंड राजा थे ये, तो लास्ट गोंड किंग थे ये गढ़मंडला के। 1783 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सुमेर शाह थे और ये महारानी दुर्गावती या रानी दुर्गावती, अब देखो ये कितना खतरनाक गलती है, यह महारानी दुर्गावती के वंशज थे। ठीक है, जिन्होंने, अब जिन्होंने का मतलब है यहाँ पे शंकर शाह ने, नहीं तो पता चले कि रानी दुर्गावती ने, तो थोड़ा सेंटेंस मतलब, चूंकि हम ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, राजा शंकर शाह की, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि वो अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो स्टेटमेंट गलत ही है, बट आपको समझना है कि किन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ अगर आप सीधा बोलें तो राजा शंकर शाह ने, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपने। ठीक है, ये महारानी दुर्गावती के वंशज थे वो, जिन्होंने, कहने का मतलब राजा शंकर शाह है, लेकिन कोई पता चले कि रानी दुर्गावती को 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करा दे। अब मुझे ये बताइए कि रानी दुर्गावती जो थी, इनके किन से युद्ध हुए थे? आशफ खां से। कब? 1564। कब हुआ था ये?
1564 में अकबर का कौन सा अभियान था? गोंडवाना अभियान था। और इस दौरान कौन सा युद्ध? तो बैटल ऑफ नरई। नरई के युद्ध में किसने, आसफ खां से कौन हारी थी? रानी दुर्गावती जो है वो हार गई थी। तो आसफ खान जीते थे, रानी दुर्गावती हार गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति, अब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया, तो इन्होंने जबलपुर से इसकी लीडरशिप की थी। जबलपुर से इसका नेतृत्व किया था राजा शंकर शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं के बेटे कौन थे? रघुनाथ शाह थे, जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति के समय ये कैसे थे? पेंशनर थे। क्योंकि आपको पता है ज्यादातर, अगर आप लोगों को थोड़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो, तो 1800, चलो उल्टा पूछते हैं, बताइए समर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति या हड़प का सिद्धांत कब आया और किसके द्वारा लाया गया था, और पहला कौन सा राज्य था जिसे हड़पा गया? ठीक है, तो देखिए आप समझिए थोड़ा सा, 1857 में क्या हो रहा है कि ज्यादातर राज्य, मतलब आप चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इंडियन हिस्ट्री के बैक में जाएंगे तो 1848, कब? 1848 में बेटा क्या आया? क्या है? अच्छा, मेरी याददाश्त पे प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि नहीं, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बट अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद नहीं है तो क्वेश्चन आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब हड़प नीति या हड़प का सिद्धांत। बचपन से सुनते आ रहे हो यार, ऐसे मत करो। राज्य अपहरण की नीति, आपको पता है कि इस नीति के अंतर्गत ही जो लॉर्ड डलहौजी थे, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ऐसे राजा जिनके पास वैध उत्तराधिकारी या लीगल सक्सेसर नहीं हुआ करते थे, उनके राज्यों को हड़पने के लिए योजना बनाई थी। और यहाँ पर राज्यों की कैटेगरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की स्थितियां थी। तो ये जो हड़प नीति है, ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे 1848 में। और सबसे पहला राज्य, ऐसा समझ लो हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो सताया वो सतारा था। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि सतारा, जैंतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करेली और अवध, इस तरीके के राज्य थे। ये सब पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, समझिए थोड़ा सा। तो इन राज्यों को ये हड़प रहे थे। अब जैसे झांसी, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, और महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को, बेसिकली इनका जो अडॉप्टेड चाइल्ड था, कौन था इनका बेटा? और इनके पति कौन थे फिर? ठीक, दामोदर जो थे वो बेसिकली इनके, दामोदर राव जो है बेटे थे, और इनके पति थे गंगाधर राव। ठीक है, तो इनसे शादी हुई थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को जब ये वैध उत्तराधिकारी या लीगल सक्सेसर मानने से इन्होंने मना कर दिया अंग्रेजों ने, और उसके चलते इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में भाग लिया था, या कहें कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर दी थी। तो ऐसे अलग अलग राज्यों को जब ये हड़प रहा था लॉर्ड डलहौजी, तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉज है ये। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण, दो महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थे। एक जो शुरू में आया था 1798 में, हाँ बताइए क्या?
सब्सिडरी अलायंस, तो सहायक संधि आई थी 1798 में, और 1848 में आई थी हड़प नीति। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में क्या लेके आए थे? सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि, जिसमें भी राज्यों को हड़पने की नीति उन्होंने अपनाई थी कहीं ना कहीं। और 1848 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति आई थी, इसके चलते राज्यों को यह हड़पना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसी के, अब जैसे यहाँ पर क्या थे, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, नाना साहब याद आ रहे हैं? नाना साहब के सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी बात है कि हमें पेंशन दे रहे थे, अब आपने हमें पेंशन देना बंद कर दी। और इन्हें कानपुर से भी भगाने की योजना बना ली कि हम भैया तुम्हें मिठूर भेज देंगे। तो उनने विरोध में विद्रोह कर दिया। ऐसे ही आपके कौन थे? शंकर शाह जो थे वो अंग्रेजों के पेंशनर थे। तो इन्होंने भी 1857 रिवॉल्ट में भाग लिया था। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है कि इनके सबके साम्राज्य ने हड़प लिए और पेंशनर बना दिया, और कुछ लोगों को तो पेंशन देने से भी मना कर दिया। तो ये सारी समस्याएं थी जो 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया? तो 1848 में आया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे लाया गया था। और पहला राज्य जो था वो सतारा था। और अवध, अवध पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो अवध को कुशासन या माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, के आधार पर हड़प लिया गया था। देखो बाकी राज्यों को ये किसके हड़प नीति के अंतर्गत हड़प रहे हैं, ठीक है, यहाँ वैध उत्तराधिकारी नहीं है इसलिए हड़प रहे हैं, लीगल सक्सेसर के अभाव में। जबकि अवध को किसके? कुशासन की मॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप कुशासन चला रहे हैं, उसके आधार पे अवध को हड़पा गया था। इवन यहाँ से क्वेश्चन जैसे यूपीपीएससी ने पूछा था कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर इसे हड़पा गया था। वेरी गुड। तो जेम्स आउट्रम जो थे, ठीक है, तो जेम्स आउट्रम ने इन्हें रिपोर्ट दी थी अवध के बारे में, और उसके बाद अवध को, अच्छा मैं आपको जब इतिहास पढ़ाऊंगा ना क्षेत्रीय राज्य अवध, तो अवध एक ऐसा राज्य जिसे हमेशा बेचारे को उत्पीड़ित किया गया, ठीक है, मतलब वो उत्पीड़ित होता ही रहा हमेशा। तो जो अवध था उसे किस आधार पर? कुशासन या माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर किसने हड़प लिया? जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के समय में हड़प लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और हिंदी में इसे एक और नाम देते हैं हड़प नीति को, राज्य अपहरण की नीति, मतलब राज्य का ही आपने अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर ली, इस तरीके की चीजें हैं। वापस आ जाइए शंकर साहब एक, तो ठीक है, समझ में आ रही है बात की क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? तो कंपनी के पेंशनर के रूप में हैं, और पूर्वा में अपने बेटे रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। कौन? शंकर शाह, रघुनाथ शाह। ठीक है, अब होता क्या है, तो इन्होंने 11 जुलाई 1857 को अंग्रेजों से असंतुष्ट सैनिकों को, जमींदारों, मालगुजारों और बुद्धिजीवियों के साथ 52 पलटन को भी अपने साथ में लाया और समूचे महाकौशल में क्रांति कर दी। तो इन्होंने कब? 11 जुलाई 1857 को क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए ये। और यहाँ पर जो भी सैनिक थे, अब सैनिक इसलिए असंतुष्ट थे, जैसे सैनिकों के साथ क्या है आपको पता है, 1857 की क्रांति के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंडियन हिस्ट्री की तरफ मूव करना होगा। जैसे एक हमने पॉलिटिकल कॉज बताया, राजनीतिक कारण क्या बताया? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, और एक हड़प नीति, दो कारण। ऐसे ये था सैनिक कारण। सैनिकों की असंतुष्टि क्या होगा? तो मिलिट्री कॉज। सैनिक कारणों में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, चलो इन सबको यूरोपियन बनाते हैं, ये सब इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है। तो अब एक तो ये इन्हें क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नस्लीय भेदभाव हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी तो नस्ली खराब है, ठीक है। एक दूसरा, सैलरी कम दे रहे हैं, ठीक है, तो वेतन कम है। नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव बहुत खतरनाक होता है, इस चीज को देखना है, दक्षिण अफ्रीका समझिए तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सैलरी कम, फूड अच्छा नहीं, प्रमोशन नहीं, ठीक है, और आपको राइट्स भी कम, बड़े पदों पे आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। तो इन सब के कारण सैनिकों में भी कहीं ना कहीं अंदर से नाराजगी थी। तो इसी के चलते तो मंगल पांडे क्या करते हैं? मंगल पांडे नाराज हो जाते हैं, पांडे जी बोले रुको हम बताते हैं तुमने क्या। अब उसका अगर आप देखोगे तो तात्कालिक इमीडिएट कॉज क्या था?
ठीक है, तो ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे, चर्बी वाले कारतूस, बचपन से सुनते आ रहे हो ना, ऐसा नहीं लग रहा किसी को बहुत हैवी हो रहा है? नहीं तो मैं चुप हो जाऊं, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा इसी को ही। तो ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में पांडे जी ने क्या किया? कौन सी छावनी में? गलत बात, बैरकपुर छावनी में। पांडे जी मेरठ में नहीं थे, याद रखिए। मेरठ से देखो, अब फिर यही इसीलिए तो पूछते हैं। देखो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या है? एक, मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया? तो बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे कहां से? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कैंट से किया मंगल पांडे ने विद्रोह। एक एक तरफ करो। 1857 की क्रांति का स्टार्ट इंडिया में कहां से होता है? तो मेरठ कैंट से या मेरठ छावनी से। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मेरठ में कब से होता है? तो 10 मई को। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो बनता है आपके एमपी से, कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, ठीक है, नीमच कैंट से। और मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से विद्रोह किया जाता है, और ये 3 जून को। तो अब 3 अलग अलग डेटा या इंफॉर्मेशन है। पहली, मंगल पांडे ने कहा से? बैरकपुर कैंट से, बैरकपुर छावनी से। कोई बता सकता है कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे ये? या बोलो। वेरी गुड। 32 नहीं है, 2 कम हो जाएंगे। 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। किसके थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री। अब देखो कितने घुस घुस के क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब अगर आप थोड़े से चूके के क्वेश्चन गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ग्रीस्ड कार्ट्रिज या चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में इन्होंने क्या किया? ठीक है, यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें गोली मार दी। ठीक। और अब जबकि विद्रोह होना है 10 मई से, ये इनने पहले ही कर डाला गुस्से में। अब 10 मई से प्रॉपर तरीके से इस विद्रोह को होना था मेरठ छावनी से। तो 10 मई को मेरठ छावनी से हुआ। कमल और रोटी इसका सिंबल था, क्या था? ब्रेड एंड लोटस। ये होने लगा। अब रीजन में मैंने आपको क्या बताया? तो अब सैनिकों का कौन सा रीजन हो गया? मिलिट्री कॉज। जबकि मंगल पांडे जी का कौन सा कॉज था? इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। अब पांडे जी और गाय की चर्बी हो और मुंह से काटना हो, आपको लगता है कि पांडे जी नाराज ना हो? पांडे जी तो सिर फोड़ दें, क्योंकि सीधी बात, पहली चीज तो आपको पता है कि गाय का आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। अगर गाय की चर्बी को आपके, गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से काटना पड़े तो फिर तो वो नाराज हो ही जाएंगे। तो उन्होंने नाराजगी में गोली चला दी। तो ये 3 घटनाएं हैं जो आपको याद रखना है। मंगल पांडे, 34 नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ नहीं है, बैरकपुर छावनी। दूसरी तरफ 10 मई 1857, कौन? मेरठ छावनी से। वहां बैरकपुर छावनी से था वो। और मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति 3 जून 1857, नीमच कैंट। ठीक है, तो ये छाप होने लगा विद्रोह। तो यहां पर क्या हुआ? 11 जुलाई को। हाँ जी बोलिए, बोलो आगे तो बोलो। छावनी में बेटा, हाँ हाँ बता रहे हैं, कैंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, छावनी हिंदी में कहते हैं। कैंट या छावनी का मतलब होता है जहां रुकते हैं, जहां उनको रखा जाता है। ग्वालियर गए हैं आप कभी? आपसे ही पूछ रहे हैं, गए हैं? तो आपने एक जगह सुनी होगी, सिंधे की छावनी। सुनी है? अब हाँ या ना बोलो। चलो, ये नहीं सुना है। मुरार छावनी सुनी है? मुरार छावनी, मुरार सुनी है? तो वही तो सुना रहे हैं, पहले हाँ या ना तो बोलो कि सुना है। बोलो हाँ सुना है। हाँ, तो ये छावनी आज भी आप देखोगे तो मुरार कैंट जो है, बेसिकली यहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं। उनके बाकायदा सारी पूरी बैरिकेड जो बने हुए हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है पूरे वहां पर। इनके ऑफिसर्स से लेके जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं वो सब मुरार छावनी में रहते हो। छावनी का मतलब होता है जहाँ सैनिकों को रखा जाता है, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ उनका वहीं पे होता है। ठीक है, अभी छावनी क्लियर? आगे बढ़े? चलो, तो 11 जुलाई को जो भी असंतुष्ट सैनिक थे उनको लेकर जमींदार थे,
मालगुजार थे और जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, इन सब ने किनके साथ, 52वीं पलटन जो थी को साथ में मिलाया और महाकौशल में क्रांति कर दिया। देखो मंगल पांडे 34 रेजिडेंट या 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगर कभी ऐसा पूछ लें कि शंकरशाह रघुनाथ शाह ने किस पलटन के साथ विद्रोह किया था, तो यहाँ पर कौन सी है, 52nd। इसको ऐसे याद रख लो, थोड़ा पॉलिटी से कनेक्ट करते हैं अपन। 52वां संविधान संशोधन है एक, ठीक है, और 52वां किससे है, दल बदल से। 52nd जो है, सुना है कि जब कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे दल बदल कहते हैं। तो 5 2 जा 10, और हमारी शेड्यूल कौन सी है, 10वीं। तो 5 और 2, 5 दूनी 10। तो ऐसे मान लो दल बदल लिया अंग्रेजों से, तो कनेक्ट होगा थोड़ा जल्दी से। तो 52वीं पलटन जो थी, 52वीं इनकी जो, ठीक है, पलटन थी, उसको साथ में लाया और पूरे महाकौशल, आपको पता है जबलपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, महाकौशल रीजन कहलाता है। तो पूरे महाकौशल रीजन में इन्होंने विद्रोह कर दिया। याद रखिएगा 11 जुलाई 1857 को किसने विद्रोह किया। तो अभी तक पूछा गया है कि इन्हें फांसी कब दी गई, 18 सितंबर को। पूछे विद्रोह कब किया, 11 जुलाई को। किसके साथ किया, तो 52वीं पलटन, आप याद रखना, किसी दिन फंसेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इनकी पूरी जो जानकारी थी, अब वही भारत के इतिहास की तो ये विशेषता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, तो मिल गए इन्हें खुशाल चंद्र गद्दार। राजमहल की सारी जानकारी इन्होंने अंग्रेजों को दे दी। देखो आपको पता है महारानी लक्ष्मीबाई के समय भी गद्दार था, उसने गेट खोल दिए थे, ठीक है। यहाँ खुशाल चंद्र ने क्या किया कि जो भी चीजें चल रही हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को दे दी। और लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना वफादार चपरासी भगत सिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल भेजा। 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह युवराज रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। कब, 14 सितंबर। विद्रोह कब शुरू किया इन्हें, 11 जुलाई को, और 14 सितंबर को इन्हें बंद करके जेल में डाल दिया गया। और शंकर शाह रघुनाथ शाह को जेल जाने के बाद रानी फूल कुंवर देवी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो कभी अगर ये पूछ लें कि शंकर शाह रघुनाथ शाह के बाद इस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, तो फूल कुंवर देवी ने, ठीक है। और फाइनली 1857 में 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर तोप चला दी गई, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी आपकी 1857 की क्रांति में शंकर। अब जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शंकर शाह का 1857 की क्रांति में योगदान, रघुनाथ शाह का 1857 की क्रांति में योगदान, तो जो भी हमने बातें पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपकी डल जाएंगी। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि पहले ये अंग्रेजों के पेंशनर थे, एक। दूसरी चीज, इन्होंने किस पलटन को, तो जो जमींदार थे, मालगुजार थे, जागीरदार थे, ठीक है, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी पर्सन्स थे, और 52वीं पलटन, ठीक है। तो 52वीं 52nd इन्फेंट्री, इन सबको इन्होंने अपने साथ में लाया और 11 जुलाई को इन्होंने रिवॉल्ट या विद्रोह कर दिया। और फाइनली कब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, 14 सितंबर को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और 18 सितंबर 1857 को इन्हें तोप के मुंह से लगाकर उड़ा दिया गया। शंकर शाह को 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख डब्ल्यू.सी. आर्काइन ने नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग, और एक है आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज 1857-58 में किया है। बहुत छोटी सी किताब का नाम है। अब जैसा भी है आपको ध्यान रखना है, उसी आर्काइन ने किसमें, नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग एंड आउटब्रेक of disturbances and the restoration of authority in the Sagar and Narmada territories in 1857-58 इसमें किया है। डायरेक्ट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि किसकी बुक है, तो डब्ल्यू.सी. आर्काइन की बुक है, ठीक है, समझ में आ रही। इसके बाद सरकार ने क्या किया, तो शंकर शाह रघुनाथ शाह की मेमोरी या स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ की लागत से एक स्मारक बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अब तो बन गया होगा वो। तो एक स्मारक कहाँ पर, जबलपुर में, शंकर शाह रघुनाथ शाह की मेमोरी में,
WC आर्काइन की बुक में हमें इस सारी घटना का वर्णन मिलता है। और फिर इनके बेटे युवराज रघुनाथ शाह आते हैं, शंकर शाह के पुत्र थे। जो बातें हमने शंकर शाह के बारे में पढ़ी वो सब रघुनाथ शाह में भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग एक साथ ही क्या कर रहे हैं, 1857 की क्रांति में विद्रोह कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि अपने पिता के साथ यहाँ पर थे, फिर इसके बाद इन्होंने 11 जुलाई को क्या किया, सारे लोगों को एक साथ किया और विद्रोह कर दिया। 14 सितंबर को ये पकड़े गए और उसके बाद में 18 सितंबर को इन्हें तोप से लगाकर उड़ा दिया गया। ठीक है, तो ये हमने कौन कौन सी पर्सनैलिटीज पढ़ ली अभी। एक हमने पढ़ी दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, और गंजन सिंह कोरकू के साथ में हमने बंजारी सिंह कोरकू के बारे में बता दिया, चूंकि वो कर तो एक ही वही विद्रोह रहे हैं। कौन सा आंदोलन, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, फिर इसी के पैरेलल हमने दो लोगों के बारे में आपको बताया, दुर्गा शंकर मेहता और मुका लोहार। और कौन सा, टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930। टुरिया कहाँ था, शिवनी में। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात की। तो शंकर शाह किसके बेटे थे, सुमेर शाह। तो सुमेर शाह के बेटे शंकर शाह, शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह। ठीक है, और ये किसके वंशज थे, तो रानी दुर्गावती के वंशज थे। ठीक, तो एक आपको 11 जुलाई याद रखनी है जब इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, एक 14 सितंबर याद रखना है जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और एक 18 सितंबर को इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। ये तीनों डेट आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। और एक डेटा के रूप में 52nd इन्फेंट्री या 52वीं पलटन। ठीक है, जबकि मंगल पांडे जी की कौन सी थी, 34 नेटिव इन्फेंट्री। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, अब हम, उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। लाइव में कोई समस्या किसी को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टंट्या भील पर। तो 1842 में बेटा पूर्वी निमाण की पंघाना तहसील के बड़दा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहां से पहली चीज तो ये कि टंट्या मामा भी कहते हैं ना, किसको, टंट्या भील को। इनका नाम टांटिया या टंडरा, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि टांटिया भील का नाम क्या था। तो टांटिया या टंडरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आदिवासी घरों में ये देवताओं की तरह पूजी जाते हैं। तो कहाँ जन्म हुआ बेटा, 1842 में किसका जन्म हुआ, टांटिया भील का। 1842 में क्या हुआ, बुंदेला विद्रोह। पंघाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ। वास्तविक नाम तांत्या भील था, जिसे अंग्रेजों ने टांटिया कर दिया। इनके पिता भाऊ सिंह भील थे। किसके पिता थे, टांटिया भील के भाऊ सिंह भील थे। आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांटिया या टंडरा के नाम से जाने जाते। तो अगर आपसे पूछा जाए निमाड़ का गौरव, प्राइड ऑफ निमाड़, टांटिया भील। आदिवासी नायक, ट्राइबल लीडर, टांटिया भील। ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ाना नहीं। अब ये है कौन, टांटिया भील, लेकिन जैसे ही हम किन की बात करेंगे, भीमा नायक की, तो भीमा नायक क्या कहलाते, वो निमाड़ के रॉबिन हुड है। अच्छा, रॉबिन हुड जानते हैं आप लोग, रॉबिन हुड मूवी भी आई थी ना बीच में, कभी देखी किसी ने, मैंने नहीं देखी, तो कोई नो कमेंट। रॉबिन हुड का मतलब क्या होता है, लाइव क्लास आवाज आ रही है ना आप लोगों को, लाइव, ठीक, योगी लिंक देखना बस। हाँ बिल्कुल, तो रॉबिन हुड का मतलब होता है, रॉबिन हुड में बहुत मूवी बनी है रॉबिन हुड पे, मतलब इंडियन सिनेमा में नहीं, दुनिया भर के सिनेमाओं में। और होता क्या था, आज भी रॉबिन हुड है, और जो बड़े बड़े लोगों को लूट लेते हैं और वो ले जाके गरीबों में बांट देते हैं। अच्छा, आपको पता है कुछ नक्सलाइट भी अपने आप को रॉबिन हुड मानते हैं, कि जैसे आपने बड़े जमींदार जागीरदार को लूट लिया और फिर जनता में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो निमाड़ के रॉबिन हुड कहलाते हैं भीमा नायक। मिक्स नहीं करना, निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक, और रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कौन है, पक्का, और कोई तो नहीं। ठीक है, तो ये निमाड़ के गौरव भी हैं और आदिवासी नायक हैं, जबकि निमाड़ के रॉबिन हुड
कौन है? भीमा नायक है। तो कंफ्यूज होके गलत मत करना, ठीक है। भाऊ सिंह भील के बेटे थे ये। अब हुआ क्या बेटा कि इन्हें मिलते हैं तात्या टोपे। किसको? टांट्या भील को। अब तात्या टोपे कौन? तो शुरू में तात्या टोपे वो जो किनका साथ दे रहे थे, बोलो जल्दी से। महारानी लक्ष्मीबाई से पहले नाना साहब के साथ थे। 1857 के विद्रोह में भाग भी लिया था इन्होंने। और उसके बाद ये किसका साथ दिया इन्होंने? महारानी लक्ष्मीबाई को। और आपको पता है महारानी लक्ष्मीबाई को ट्रेनिंग करने में, बेसिकली तलवारबाजी सिखाने में किनका बड़ा योगदान था? तात्या तोपे का। ठीक है। तो ये अब इनके कांटेक्ट में जब कौन आए? टांट्या भील। तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला टेक्टिक्स सिखाई। बेटा आप अपना ऑडियो बंद कर लो जल्दी से। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति सिखाई। अब गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब होता है जैसे आपने कुछ जंगल की आपके घास भूस लगा लिया और धोखे से जब कोई सोच नहीं रहा है तभी आपने हमला कर दिया। ये पूरी युद्ध पद्धति मराठाओं की बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध पद्धति थी। आपको पता है गुरिल्ला टैक्टिक या गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते ही मराठा जो है वो मैक्सिमम टाइम जीत जाया करते थे। मतलब जब शिवाजी महाराज ने पिक्चर शुरू की थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति की, तब भी शिवाजी के बाद जब पेशवा आना शुरू हुए तो पेशवाओं में बाजीराव फर्स्ट मूवी देखिए, बाजीराव मस्तानी, तो ये भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। और आगे चल के बाजीराव फर्स्ट के बाद कौन? तात्या टोपे। और तात्या टोपे से प्रेरित होकर पूरी भील जनजाति। ठीक है। तो पूछा जाता है कि 1857 रिवॉल्ट में कौन सी ट्राइब का सर्वाधिक योगदान था? और भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया लेकिन सबसे ज्यादा कौन? भील ट्राइब का। और भील ट्राइब क्या करती थी? तो गुरिल्ला टेक्टिक या गुरिल्ला वॉरफेयर जो है इसका इस्तेमाल करती थी। ठीक है। तो घास भूस लगा के पेड़ वेड़ जैसे झाड़ जैसे बन जाना और एकदम से हमला कर देना। आपको लग रहा है जंगल है, पता चले यहाँ। अच्छा आपने वो मूवी देखी हो छावा? ठीक है। इसके अलावा अजय देवगन की एक बड़ी फेमस मूवी है तानाजी। तानाजी बहुत अच्छी है। तो तानाजी मूवी में देखी हो कि वहां जब वो आ रहे थे तो उनके ऊपर टूट पड़े थे वो। तो ये सब कैसी है? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति इन्होंने सीखी। 1857 रिवॉल्ट में भाग लिया मात्र वो। अब सोचो 1842 में तो जन्म हुआ टांट्या भील का। 15 साल में आज के बच्चे तो 8 पास कर पाते हैं और इनने तो 1857 रिवॉल्ट में भाग ले लिया। ठीक है। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिनहुड या रॉबिन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात, ठीक है, 1888-89 में उन्हें गिरफ्तार किया था। ठीक है। अब ये 7 वर्ष और 1888 थोड़ा सा मिसमैच कहानी है, हो सकता है 17 हो बट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। आप तो 1888-89 में अरेस्ट कर लिया, ये अपन मान लेंगे क्योंकि 7 तो हो ही नहीं सकते 1857 से। 17 जोड़े तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, उसको छोड़ देते हैं अपन। यहाँ आ जाइए आप तो बस। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दे दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। तो 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दे दी गई और इनका समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में है। आपको पता है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इसीलिए टांट्या मामा के नाम पर कर दिया गया। और 4 दिसंबर को इन्हें 1889 में फांसी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अब इनके शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टांट्या भील के नाम पर कौन सा सम्मान। तो स्टेट लेवल पे क्या दिया जा रहा है? टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान। किसके लिए? 1 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और किनको दिया जा रहा है? आदिवासी युवाओं को। ठीक है। तो ट्राइबल यूथ को दिया जा रहा है। 2008 में पहला सम्मान श्री राजाराम मौर्य को मिला था जो देवास से संबंधित थे। और इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो टांट्या मामा का जन्म 1842 में हुआ, ये याद रखना है। इन्हें टांटिया या टंडरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो इन्होंने कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? गोरिल्ला टेक्टिक या गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा इनका नाम निर्माण का गौरव, इसके अलावा आदिवासी नायक या ट्राइबल लीडर, इसके अलावा रॉबिनहुड ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें आप जानते हैं, ये याद रखिएगा। और इनके नाम पे कौन सा पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांट्या मामा रेलवे स्टेशन, और जनजातीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का अवार्ड और प्रशस्ति पत्र या जो भी लेटर है वो जारी किया जाता है। इनको आपको ध्यान रखना है। और कौन सी युद्ध पद्धति सीखी इन्होंने, तो गुरिल्ला टेक्टिक किससे सीखी थी, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। चले आगे अपन, तो ये हो गए आपकी नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं खाज्या नायक पे। तो खाज्या नायक का जन्म बेटा 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। तो खाज्या नायक और एक कौन से नायक आएंगे अभी, भीमा नायक। तो सांगली याद रखिएगा 1830 निमाड़ रीजन में, 1857 में निमाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के नेतृत्व खाज्या नायक ने भी किया। और खाज्या नायक के पिता गमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की डेथ के बाद ये चौकीदार बने, लेकिन भील पलटन में शामिल हुए। सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक 24 मील में इन्हें चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। तो कहां से, सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक। तो सेंधवा जामती से सिरपुर चौकी तक इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी कि भाई देखो आप 24 मील की चौकीदारी आपको करनी है। अंग्रेज सरकार ने खाज्या नायक पर 1000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। नाराज हो गए, इन्हें सजा दे दी थी तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 11 अप्रैल 1857 को बड़वानी सिलावत के बीच स्थित अंबापानी गांव में अंग्रेजों और भील सेना के बीच युद्ध हुआ। खाज्या नायक के पुत्र दौलत सिंह भी मारे गए और जेम्स आउटरम ने खाज्या नायक को मार दिया। और 11 अप्रैल को खाज्या नायक का शहीद दिवस मनाने की बात की जाती है। तो 11 अप्रैल को किसका शहीद दिवस, खाज्या नायक का शहीद दिवस मनाने की बात की जाती है। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है, इन पे क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा नहीं आया खाज्या नायक पे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ थे, किस पलटन में थे, क्या किया। क्वेश्चन आता है भीमा नायक से। अगले जो है ये क्वेश्चन इनके गांव तक से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो 1857 की क्रांति में चेतना जागृत करने भीमा नायक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ बड़वानी जिले के पंचमोहली, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ। तो पंचमोहली गांव में 1840 में हुआ। अब बताओ खाज्या नायक पुराने या भीमा नायक, खाज्या नायक का जन्म 1830, भीमा नायक का जन्म 1840 और टांट्या भील का जन्म 1842। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि जनजातीय व्यक्तित्वों के जन्म की क्रोनोलॉजी बना दो, तो थोड़ा ध्यान देना। पुराने कौन, खाज्या नायक सबसे पुराने 1830, फिर 1840 भीमा नायक और 1842 टांट्या भील, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पंचमोहली गांव में हुआ था। इनके पिता धन सिंह, माता सुरती थी, ठीक है। भीमा नायक 1857 के पहले बड़वानी रियासत के सहायक थे, उनके पास एक सेना थी। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। इंडिया के रॉबिनहुड कौन थे, टांट्या भील। निमाड़ का गौरव, जनजातीय नायक टांट्या भील, ठीक है। जबकि निमाड़ के रॉबिनहुड भीमा नायक, ठीक है। पंचमोहली गांव में क्योंकि इनने पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था, तो सेठ साहूकारों को लूटना, तो बन गए निमाड़ के रॉबिनहुड। तात्या टोपे से मिले। अब तात्या टोपे से एक कौन मिले थे, टांट्या भील भी मिले थे। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया, जो बाद में खानदेश तक प्रसारित किया था। तो कहां से शुरू किया, बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र, तो बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से किया और कहां तक गया ये, खानदेश। खानदेश समझ रहे हैं, बुरहानपुर, ठीक है। तो उस समय महाराष्ट्र वाला रीजन कहलाता था, तक प्रसारित हुआ। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अब जैसे ये अंबापानी की लड़ाई 11 अप्रैल, फिर पंचसावल 24 अगस्त, फिर 4 फरवरी 1859 को धावा बावड़ी, और इसके बाद 9 फरवरी 1859 को पंच बावली। हालांकि इनसे क्वेश्चन एक ही अंबापानी से ही पूछा गया, बट ये किसी दिन आ गए तो आपको फिर कुछ नहीं कर सकते, आप इनको लिखना ही पड़ेगा आपको या बताना ही पड़ेगा।
तो पहले याद रखो 11 अप्रैल 1857 को क्या, अम्बा पानी। 24 अगस्त पंच साबल। 4 फरवरी 1859 है धाबा बाबड़ी। और 9 फरवरी को पंच बाबली। यहाँ पंच सावल है 24 अगस्त को, जबकि 9 फरवरी को पंच बाबली है। तो अम्बा पानी पंच सावल। 11 अप्रैल 24 अगस्त 4 फरवरी धावा बोल दिया, धावा बावड़ी। और इसके बाद 9 फरवरी 1859 को पंच बावली की लड़ाई हुई। अम्बापानी युद्ध में भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही और भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। फिर 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों में भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया और अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? भीमा नायक को। बड़वानी सिलावद मार्ग पर धुआबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है और हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ तक ये क्वेश्चन इनकी फांसी से नहीं पूछा गया। इनका क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको क्या किया गया। तो अंडमान में इन्हें काला पानी की सजा दे दी थी, बाद में इन्हें फांसी दे दी, एक अलग बात है। तो वहां पे ऑप्शन यही था सिर्फ आपके पास, क्या कि काला पानी किसको भेजा। अच्छा अब आप देख रहे हो ऊपर खाज्या नायक को भेजा था क्या काला पानी? तो काला पानी किसे भेजा? भीमा नायक को। जबकि आप खाज्या नायक के साथ में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहीं पर इनको क्या करते हैं, खाज्या नायक को कर्नल जेम्स आउटरम ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भीमा नायक पे ही क्वेश्चन आया है। तो एक तो भीमा नायक ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया, लीडरशिप वाला ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सीधा बड़वानी आंसर मिलता है। और स्पेसिफाई जाए तो बड़वानी के सेंधवा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इन्हें कहाँ भेजा गया था, तो काला पानी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इनका जन्म, बोलो, पंच पंच मोहली। ठीक है, मोहाली जाओगे ना तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, ठीक है। मोहाली कहाँ है वैसे? ओ माय गॉड, मोहाली नहीं पता है? रांची में हो गई मोहाली, हे भगवान। क्रिकेट विकेट देखते हो मोहाली में क्रिकेट? महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से हैं, वो रांची से हैं। ठीक है, रांची को एक तरफ करो, अब बताओ सांची कि मोहाली कहाँ का है। ठीक, चलो वापस आ जाओ। तो आपको ये याद रखना, देखो कितनी बातें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। एक ये पंचमोहली गांव, 1840 में इनका जन्म हुआ। ये निमाड़ के रॉबिन हुड हैं। इन्होंने भी किससे शिक्षा ली, बोलो जल्दी से, तात्या टोपे से ली। यानी इन्होंने भी किसका प्रयोग किया, गोरिल्ला टेक्टिक का या गोरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। इन्होंने बड़वानी क्षेत्र से नेतृत्व किया, ये डायरेक्ट पूछा गया। और स्पेसिफाई जाए तो यहाँ पे बड़वानी के सेंधवा में याद रखिएगा। और इनके ये युद्ध अभी तक ज्यादा इनसे क्वेश्चन आए नहीं है, बट कभी क्रोनोलॉजी या डायरेक्टली पूछे तो फिर एक ही इलाज है, 11 अप्रैल 1857 अम्बा पानी, 24 अगस्त पंच सावल, दोनों 1857। फिर 4 फरवरी और 9 फरवरी को धावा बावड़ी और पंच बावली के युद्ध हुए थे। इनको आप ध्यान रखिएगा। और फाइनली 29 दिसंबर 1876 को इन्हें कहा, अंडमान के काला पानी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। कौन थे ये, कौन कौन से व्यक्तित्व हो गए, शुरू से बोलो। गंजन सिंह कोरकू एक, बंजारी सिंह कोरकू अपन ने एडिशनल में पढ़ लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने दुर्गा शंकर मेहता और मुका लोहार को एक साइड कर दो, वो किससे संबंधित हैं, बेसिकली जंगल सत्याग्रह टुरिया। अब जो आपके सिलेबस में दिए उन पे हम आ जाते हैं। तो दूसरे कौन, शंकर शाह। तीसरे रघुनाथ शाह, इन पर हमने बात कर ली। इन्हें इन्होंने कब विद्रोह किया था शंकर शाह रघुनाथ शाह ने, 11 जुलाई 1857। कौन सी पलटन,
52, ठीक है। और कब इन्हें गिरफ्तार किया गया? 14 सितंबर, हिंदी दिवस मना दिया, कविता पढ़ी होगी हिंदी में, नाराज कर दिया होगा। और 18 सितंबर को तोप से उड़ा दिया गया। इनको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। शंकर शाह के पिता सुमेर शाह थे। ठीक, ये हो जाती है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, रघुनाथ शाह पे भी सेम चीजें अप्लाई हो जाएंगी। फिर हम आए किस पर? तांत्या भील पर। तो तांत्या या टंडरा, और ठीक है, इनका जन्म 1842, किसका? टांट्या भील का। 15 साल में इन्होंने क्रांति कर दी। और किससे प्रेरित थे ये? तात्या टोपे से। और इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिनहुड, निमाण का गौरव और जनजातीय नायक। तो ट्राइबल लीडर, निमाण का गौरव और इंडियन रॉबिनहुड या रॉबिनहुड ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर कर दिया गया। इसके अलावा क्या? तो इनके लिए जो ट्राइबल यूथ है उनको पुरस्कार देना शुरू किया गया। कितना प्राइस? 1 लाख रुपए। फिर हम आए खाज्या नायक पे। तो खाज्या नायक जो है, इनको आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म 1830 में हुआ। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भी एक्चुअली बड़वानी सिलावत जो मार्ग है इसी से नेतृत्व किया था, तो इसलिए। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो भीमा नायक। भीमा नायक क्या बन गए? अब निमाण के रॉबिनहुड। इनका जन्म 1840 में कहाँ? पंचमोहली। तो पंचमोहली ग्राम में हुआ था। बड़वानी सेंधवा से इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और इन्होंने भी किससे शिक्षा ली थी? तात्या टोपे से। और बाद में इन्हें कहा? तो अंडमान के काले पानी में 1576। तो ये आपको ध्यान रखना है 29 दिसंबर किसी दिन, क्योंकि आजकल बहुत घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं पर्सनैलिटी पे। तो 29 दिसंबर 1876 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्या हुआ? अम्बापानी के युद्ध में ना बेटा, ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है यहाँ, और भी डेट आपको मिलेंगी इसकी। ठीक है, तो 1858 भी एक्चुअल में क्या हुआ कि ये लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो वो होता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि क्यों है ये समस्या। जैसे आपको गोंडवाना अभियान की, चलो गोंडवाना नहीं, मालवा अभियान की बात करें, तो आपको मैक्सिमम जगह 1562 मिलेगा अगर आप एग्जैक्ट डेट पे जाओगे। लेकिन ये कैसा है? 1561 से 62, मतलब वो चलती रही। तो इस चक्कर में ये 1857-58 तक, क्योंकि ये लड़ते रहे, मतलब ये कंटिन्यू कंटिन्यू लड़ रहे हैं। तो इस कारण से वो, और कोई ऑथेंटिक ऐसी सोर्स नहीं है जिसके आधार पे हम ये कहें कि मध्य प्रदेश शासन ने ये माना है। और बड़ी बात क्या हुई कि एक भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है एमपीपीएससी में। अगर एक बार वो ये बोल देता कि ये डेट है, फिर हम कुछ नहीं बोलते। तो अभी तक की स्थितियां ये हैं। और कुछ और रिसोर्स अगर मिलता है एग्जैक्ट तो बात करेंगे, बट है नहीं कहीं, मतलब ये चीज है। और इवन अब जैसे दो लोगों पे भी बड़ी समस्या है कि अम्बापानी के युद्ध में इनने कब भाग लिया? किसने? भीमा नायक ने। और खाज्या नायक ने कब भाग लिया? तो इस पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। तो उसको, चूंकि क्वेश्चन नहीं आए हैं तो अभी तक तो हम बचे हुए हैं, बट फिर भी मैं एक बार और देखूंगा कुछ खोजबीन करके, अगर कुछ मिलता है स्पेसिफाई। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भीमा नायक को कहाँ से पकड़ा गया बेटा? तो सतपुड़ा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था इन्हें। ठीक है, 2 अप्रैल 1868 को। ओके, कब? 1876 में इन्हें फांसी दी गई थी। तो कहाँ भेज दिया गया था इन्हें? ठीक है, काला पानी भेज दिया गया था। अब आ जाते हैं हम पेमा फाल्या पे। पेमा फाल्या से हालांकि देखो दो ही तरीके क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं। एक, पेमा फाल्या कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील से। और दूसरा है पिथौरा। बस यही दो प्रश्न आए हैं, बट पढ़ना तो बहुत सारा है, तो देख लेते हैं। पेमा फाल्या का जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर, पहले ये क्या कहलाता था? भाभरा। तो भाभरा पहले बेसिकली झाबुआ में आता था, फिर झाबुआ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया? अलीराजपुर बन गया। बन गया, कब बन गया? कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट था अलीराजपुर मध्य प्रदेश का? पक्का? 17 मई 2008। जिनको नहीं पता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। 20, ठीक है, तो 17 मई 2008 को,
ठीक है, किससे? झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर 49 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, कौन सा? अलीराजपुर। और अलीराजपुर में ही भाभरा था, तो उसको भाभरा को चंद्रशेखर आजाद नगर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली है। कब हुआ जन्म इनका? 1906 में। तो 1906 में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, और उसी के कारण भाभरा को अलीराजपुर को क्या कर दिया गया? भाभरा अलीराजपुर को चंद्रशेखर आजाद नगर। अब ये झाबुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहले झाबुआ में होता था। अब ये कहाँ, जब जन्म हुआ तब ये झाबुआ कहलाता था, अब एग्जैक्टली कहाँ है ये? चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर। अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप सीधा क्या कर लें, इसको अलीराजपुर कर दीजिएगा, मतलब आप नहीं तो पता चले कि आप झाबुआ लगा के आ गए। उस समय का झाबुआ था, वर्तमान में ये अलीराजपुर है। और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 17 मई 2008 को बना था। ठीक है। अब इनकी जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है पिथौरा, इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं पेमा। जे स्वामीनाथन ने पेमा के पिथौरा में शामिल रूपों की पहचान की है। जैसे इसमें क्या क्या है, तो बाबा गणेश की, ठीक है, कठिया घोड़ा की, चंदा बाबा, सूरज बाबा, तारे, ऐसे सुनो, चंदा सूरज तारे, ठीक है ना, सरग आकाश, जामी माता, ग्राम देवता, पिथौरा, बाबजी, रानी काजल, हग राजा कुंवर, मेघनी घोड़ी, नाहार हाथी, पानी बाली, बावड़ी, ऐसा मतलब पानी है, बावड़ी है, बावड़ी में बिच्छू है, सांप है। ठीक है, जो भी करना है तो सांप, बिच्छू, विष्टि, बंदर, पोपट के साथी, चिन्नाला, एक टांगिया, सुपर कन्या, घोड़ा पिथौरा के केंद्र में होता है। ये पूछा जा सकता है कि पिथौरा के केंद्र में या सेंटर में क्या होता है, तो घोड़ा होता है। इसके लिए अच्छा तरीका क्या है कि पेंटिंग को एक बार आप 2-3 बार बता, कभी भी चलते फिरते, गूगल है आजकल तो आपके पास, बस देख लिया आपने एक। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। प्रदेश सरकार ने 1986 में इन्हें शिखर सम्मान दिया। अच्छे से ध्यान रखना, किसको? पेमा फाल्या को। 2000 शासन के संस्कृति विभाग में आदिवासी लोक कलाओं के लिए इन्हें तुलसी सम्मान और से सम्मान से भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में सम्मानित किया गया। तो देखो 1986 शिखर सम्मान, 2017 में क्या दिया गया? तुलसी सम्मान, तुलसी अवार्ड। और पेमा ने अपने बड़े पुत्र दिलीप और भांजे थावर सिंह को इस कला में पारंगत किया। 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हो गई थी? पेमा फाल्या की। दो ही हैं कि पेमा फाल्या कौन है? भील हैं, और एक पिथौरा चित्रकला से। अभी तक यही दो क्वेश्चन आए हैं। और कभी पूछ लें कि पिथौरा के केंद्र में क्या होता है, तो पिथौरा पेंटिंग के केंद्र में हॉर्स या घोड़ा होता है। बाकी सूरज, तारे, चंदा, ठीक है, कुआ, बावड़ी, पानी, बिच्छू, सांप, ठीक है, जो जो आपको लगे वो याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं बादल भोई। अब बादल भोई कौन? ठीक है, तो बादल भोई म्यूजियम है, संग्रहालय है ये छिंदवाड़ा में। बस यही एक पूछा आता है। तो इनका जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में हुआ। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान सेनानी हुए। तो ये भाई थे, बादल भोई, भीमा भोई, हुल्ली भोई। तो बादल, भीमा, हुल्ली। अच्छा, भीमा भोई है ये, भीमा नायक नहीं कर देना, ये तो पता चले भीमा नायक बादल भोई के भाई। अरे हो जाते हैं, बना दोगे क्या पता चलता है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा जिले के क्रांतिकारी नेता थे, इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, तो छिंदवाड़ा में स्थित है। इस संग्रहालय या म्यूजियम की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 को हुई थी, और 75 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया। और 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, तो बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया। तो देखिए अच्छे से ध्यान रखिए, संग्रहालय कब बना? ये 20 अप्रैल 1954 को बना था। ठीक है, तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। 1975 में स्टेट म्यूजियम या राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया। और 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर क्या किया गया? बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम या बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है।
तो अब देखिए हमने कौन कौन से जो एक्चुअली सिलेबस के हमने एडिशनल में जो पढ़े वो छोड़ दें। सबसे पहले हमने क्या देखा, गंजन सिंह कोरकू, फिर इसके बाद शंकर शाह, तीसरे रघुनाथ शाह, इसके बाद टांट्या भील चौथे, इसके बाद हाज्या नायक पांचवे, इसके बाद भीमा नायक, भीमा नायक कौन से नंबर के हो गए, 6, और फिर पेमा फाल्या 7, और इसके बाद बादल भोई 8। अच्छा कितने लोग दिए हैं आपके सिलेबस में, और कौन दिया है, जल्दी बोलो, कोई और दिया, सिलेबस नहीं देखा उस दिन तो दिखाया था आप लोगों को। अच्छा ये आपके प्रीलिम्स की यूनिट 2 में और मेंस की यूनिट कौन सी, यूनिट 5, मेंस की यूनिट कौन सी है, प्रीलिम्स की तो यूनिट 2 में दिया है, और मेंस की यूनिट कौन सी में दिया, पेपर 1 के पार्ट ए की यूनिट 5 में, ठीक है दिया है। क्या क्या नाम दिए, क्या, ठीक है तो यही थे आपके सिलेबस में। अब पढ़ना में चूंकि रानी दुर्गावती को भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। ये हमारी ट्राइबल पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती हैं, कौन सी कंप्लीट हो जाती हैं, जनजातीय नायक जो है ट्राइबल पर्सनैलिटी, इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा ये हमने ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इनमें से मैक्सिमम जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ाई है उस समय भी हमने इन लोगों के बारे में आपको बताया था। तो जिनने नहीं की थी उस समय क्लास अटेंड, तो उन वीडियोस को भी आप देखिए और आज की चीज़ों को भी आप अच्छे से कनेक्ट करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रही है। क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये, जैसे पेमा फाल्या को छोड़ दो तो सब इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट है, क्योंकि सब भाग ले रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो इनको आप याद रखिएगा। अब आप ब्रेक ले लीजिए नहीं तो फिर आज का शेड्यूल सारा बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, कितने बजे हैं अभी एग्जैक्टली, 11:49। एक बार पॉज करो वीडियो को जरा। अच्छा आप लोग, और एक थोड़ा सा चेंज है, एमपीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया।